हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलर नोट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सैम्पलिंग टेक्निक्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टेट है जिसमें 10,000 गांव हैं और हमें उस स्टेट के गाँव के बारे में कोई सर्वे करना है। तो एक तरीका तो ये है कि अगर 10,000 गाँव हैं तो हम हर गाँव में जाएँ, हर विलेज में जाएँ और उसका सर्वे करें। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड टाइम है, तो ये फिजिबल नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ सेलेक्टेड गाँव में जाएंगे और वहाँ पे जाके सर्वे करेंगे और उसी के बेसिस पे हमें जो भी रिज़ल्ट निकालना है, जो भी निर्णय लेना है, हम वो करेंगे। तो ये जो सेकेंड वाला प्रोसेस था, जहाँ पे हम हर एक एलिमेंट के पास हर विलेज में नहीं जाते, बल्कि हम कुछ सेलेक्टेड एलिमेंट्स कुछ सेलेक्टेड विलेजेस में जाते हैं। तो ये जो हमने टोटल पॉपुलेशन में से कुछ एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया, इस प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं। इससे पहले कि हम आगे कुछ और पढ़ें सैम्पलिंग के बारे में, हम ये समझते हैं कि कुछ टर्म्स हैं जो यूज़ होते हैं सैम्पलिंग में। सबसे पहले पॉपुलेशन। तो जिस पूरे यूनिवर्स के बारे में हमें स्टडी करना है, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। मान लेते हैं एक स्कूल है जहाँ पे 1000 बच्चे हैं। तो उन 1000 बच्चों के बारे में अगर हमें कुछ चीज़ पता करना है, सर्वे करना है, उनका डेटा चाहिए, तो उन 1000 बच्चों को मिला के हम उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। अगर हमें किसी स्टेट के सभी लोगों का सर्वे करना है, तो उस स्टेट में जितने भी लोग हैं उसको मिला के हम पॉपुलेशन कहेंगे। इसी तरह से मान लेते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ऑफिसेज़ हैं, हमें उनके बारे में सर्वे करना है, तो जितने भी ऑफिसेज़ हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, उसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। तो ओवरऑल टोटल जितने एलिमेंट्स हैं, वो लोग हो सकते हैं, ऑफिसेज़ हो सकते हैं, विलेजेस हो सकते हैं, बिल्डिंग्स कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम जो टोटल जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। दूसरा है सेंसस। तो अगर हम सैंपल ना सेलेक्ट करें, जैसे पहले केस में हमने कहा था कि अगर हमारे पास 10,000 विलेजेस हैं तो हम कुछ विलेजेस को सेलेक्ट कर लेंगे और केवल वहाँ जाके सर्वे करेंगे। तो अगर हम ऐसा ना करें, बल्कि जितने भी हमारे पास पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, हम सबका सर्वे करें, तो इस प्रोसेस को हम सेंसस कहते हैं। जैसे कि सेंसस में होता भी है कि हम हर एक इंसान के पास जाते हैं, हम एक लोगों से हर इंसान के पास जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसको हम सेंसस कहते हैं। नेक्स्ट इज़ सैंपल। अगर जो पॉपुलेशन है उसमें से एक पर्टिकुलर कुछ पोर्शन को हम सेलेक्ट करें और उसका स्टडी करें, उनका सर्वे करें, तो जिस पोर्शन को हमने सेलेक्ट किया है स्टडी के लिए या सर्वे के लिए, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम सैंपल कहते हैं। मान लीजिए 1000 बच्चों में से हमने 50 बच्चों को सेलेक्ट किया और उनका केवल सर्वे किया, केवल उनसे डेटा लिया, तो उन 50 बच्चों को हम सैंपल कहेंगे। नेक्स्ट इज़ सैम्पलिंग। तो 1000 बच्चों में से 50 बच्चे हमने सेलेक्ट तो कर लिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो कोई पर्टिकुलर मेथड होगा, टेक्निक होगा, कोई तरीका होगा, प्रोसेस होगा। तो ये जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस है, तरीका, मेथड है, टेक्निक्स हैं, इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज़ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। हमने 1000 स्टूडेंट्स में से 50 को सेलेक्ट किया और उन 50 का हमने सर्वे किया, उनके बारे में डेटा कलेक्ट किया, उसका स्टडी किया और उसके बेसिस पे हमने जो भी निर्णय लिया, उसके बेसिस पे हमने जो भी रिज़ल्ट निकाला, हम ये कह रहे हैं कि ये रिज़ल्ट पूरे 1000 स्टूडेंट्स के लिए सही है। तो इस प्रोसेस को, जहाँ पे हमने कुछ सेलेक्टेड लोगों का सैंपल लिया और हम ये कह रहे हैं कि ये सबके लिए सही होगा, लगभग यही सबके लिए सही होगा, तो ये इस प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस कहते हैं। जैसे कि जो भी पोल्स होते हैं या सर्वे होते हैं, वो इस तरह से होते हैं कि हर किसी के पास तो वो लोग नहीं जाते, वो कुछ लोगों, सेलेक्टेड लोगों से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में लोग ये चाहते हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का पार्ट है। नेक्स्ट इज़ सैंपल यूनिट। सैंपल लेने के लिए ज़रूरी है कि पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया जाए। तो ऐसे जितने भी यूनिट्स में उसको डिवाइड किया जाता है, पूरे पॉपुलेशन को, उसको हम सैंपल यूनिट कहते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है सैंपल फ्रेम। तो सैंपल यूनिट्स का जो लिस्ट होगा उसको हम सैंपल फ्रेम कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग दो तरीके से होता है, एक तो होता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग एक्चुअली क्या होगा? इट इज़ अ मेथड टू साइंटिफिकली एड्रेस सैंपल साइज, हाउ टू सेलेक्ट, विच मेथड टू यूज़ एंड व्हाट मेजरमेंट्स टू रिकॉर्ड।
अगर हम पूरे पॉपुलेशन में से एक पर्टिकुलर सैंपल सेलेक्ट करते हैं और केवल उसका स्टडी करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि हम कितना सैंपल लें। ठीक है, अगर हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं तो हम कितने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करें, तो ये पता लगाने के लिए हमारे पास कोई साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम ये पता लगा भी लें कि 1000 में से हमको 50 को या 100 को सेलेक्ट करना है, तो कैसे सेलेक्ट करना है, हाउ टू सेलेक्ट, इसके लिए भी कोई साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। विच मेथड टू यूज़, ठीक है, किस मेथड को यूज़ करके हम सेलेक्ट करें उस सैंपल को, इसके लिए भी कोई साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। और किन मेजरमेंट्स को हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, किन बातों को हमको, किस डेटा को हमको रिकॉर्ड करना है, इन सारी बातों के लिए हमारे पास एक साइंटिफिकली मेथड होना चाहिए जो इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करे, और इस प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहते हैं। इसके बाद अगर हम प्रॉपरली अच्छे तरीके से सैम्पलिंग करें तो इसके क्या एडवांटेजेस होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि लेस एक्सपेंसिव है। आपको अगर 10,000 गांव हैं, सपोज़ 10,000 विलेजेस हैं, उनके बारे में कोई सर्वे करना है, तो अगर आप हर गांव में जाके सर्वे करेंगे तो आप ऑब्वियसली आपको ज़्यादा खर्च करना होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपरली सेलेक्ट कर लें उसमें से कुछ गाँवों को, तो आप कम खर्चे में सर्वे कर पाएंगे। तो सैम्पलिंग का पहला जो प्रॉफिट है, पहला जो एडवांटेज है वो है कि ये कम एक्सपेंसिव होता है, ये कम खर्चे में आप कर सकते हैं, क्योंकि आप केवल एक सेलेक्टेड सैंपल का ही सर्वे करेंगे। दूसरा टाइम सेविंग है, ऑब्वियसली आपको सबके पास नहीं जाना पड़ेगा, आप कम टाइम में ही सर्वे कर सकते हैं। तीसरा स्कोप ऑफ सैम्पलिंग, कई बार क्या होता है कि आप पॉसिबल ही नहीं होता सबके पास जा पाएँ, हो सकता है वो बहुत दूर हैं, या फिर कुछ कंडीशंस में तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पूरा जितना डेटा है सब कुछ कर सकें। एक बहुत अच्छा इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए ब्लड टेस्ट होता है, तो अगर किसी की बॉडी में जो ब्लड है, अगर आप उसका एक पोर्शन ही निकाल के उसको टेस्ट कर सकते हैं और उसी की बेसिस पे बताएंगे कि उसकी पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो किस तरह का है। तो कई बार तो ये सैम्पलिंग आपके लिए ज़रूरी ही हो जाता है। तो ये है स्कोप ऑफ सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज़ एक्यूरेसी इज़ हाई। अगर आप सैम्पलिंग सही तरीके से करते हैं, अगर आपने जो टेक्निक्स यूज़ की हैं वो सही हैं, तो एक्यूरेसी इसकी चांसेस यही हैं कि जो आप रिज़ल्ट निकालेंगे वो बहुत हाई एक्यूरेट होगा। अगर मान लीजिए आपने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, कुछ सैंपल सेलेक्ट किया, और उसके बेसिस पे आपने ये कहा कि यहाँ की एवरेज इनकम सपोज़ 20,000 है, तो अगर आपने सही यूज़ किया है सैम्पलिंग टेक्निक्स, तो 20,000 आपने कहा, तो वही 20 से 22 से 18,000 या 22,000 के बीच में ही कोई आसपास डेटा होगी। तो ये एक इसका अगेन एडवांटेज है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। सुटेबल इन केस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो वहाँ पे सैम्पलिंग बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज में आप सैम्पलिंग के द्वारा सर्वे या जो भी आपको ऑडिट करना है या डेटा कलेक्शन करना है वो कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ सैम्पलिंग। सबसे पहला चांसेस ऑफ बायस। इसमें पर्सनल बायस हो सकता है, जो इंसान सैम्पलिंग कर रहा है उसका बायस यहाँ पे आ सकता है कि वो जानबूझ के ऐसे सैंपल्स उठाए जहाँ से वो डेटा जिधर वो टिल्ट कराना चाहते हैं। मान लीजिए वो चाहता है कि कहीं का जो एवरेज इनकम है वो कम आए, तो जानबूझ के ऐसे सैंपल्स उठाएगा जहाँ पे इनकम कम है, या फिर वो चाहता है कि कहीं पे एवरेज इनकम ज़्यादा आए, तो जानबूझ के ऐसे एरियाज़ को सेलेक्ट कर लेगा, ऐसा सैंपल उठा लेगा कि जहाँ पे इनकम ज़्यादा हो। तो यहाँ पर्सनल बायस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट इज़ डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग ट्रू रिप्रेजेंटेशन। सैम्पलिंग का जो सबसे मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि अगर हम 1000 में से 50 को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो 50 लोग पूरे 1000 का सही मायनों में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हों। मतलब जो 1000 लोग हैं उसके हर वर्ग से या फिर हर तरह के लोगों में से एक एक लोग हमारे पास आ पाएँ, तभी हम उसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन मानेंगे। लेकिन ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ एडिक्वेट सब्जेक्ट नॉलेज। सैम्पलिंग करने के लिए आपको प्रॉपरली सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये कई बार पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद चेंजेबिलिटी ऑफ सैम्पल्स। होता क्या है कि जब तक आप सैम्पल्स ले रहे हैं हो सकता है कि वो चेंज हो जाए। मान लीजिए आपने एक सैम्पल लिया, ठीक है, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं हो सकता है जो सैम्पल्स हैं या फिर जो पॉपुलेशन है वो चेंज हो जाए, ठीक है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद एरर्स देखते हैं सैम्पलिंग में। तो सैम्पलिंग में दो तरह के एरर्स होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर्स, दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर्स। सैम्पलिंग एरर्स और सबसे पहले समझते हैं कि एरर्स होता क्या है। मान लीजिए आपने ये कहा
हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, वही सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं और हमें ये पता लगाना है कि उनका एवरेज अटेंडेंस कितना है। तो हमने क्या किया, 1000 में से 50 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया, 50 स्टूडेंट्स को हमने उनका हमने एवरेज अटेंडेंस निकाला और मान लेते हैं कि एवरेज अटेंडेंस उनका आ गया 85%। और हमने ये कह दिया कि जो 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनका एवरेज अटेंडेंस 85% है। अब इसमें एरर होगा, ठीक। अब तो ये जो एरर होगा ये किस तरह का एरर होगा, तो इसको हम डील करते हैं दो टर्म्स में। एक होता है सैम्पलिंग एरर, दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। एक तो जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो हम पहले पढ़ लेते हैं कि मान लीजिए कि वो एरर इसलिए नहीं है कि आपने सैम्पलिंग कैसा किया, आप सैम्पलिंग कैसा भी करते तो भी वो एरर आता, हो सकता है क्लरिकल मिस्टेक हो, ठीक है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं उसको नॉन सैम्पलिंग एरर्स कहते हैं। सैम्पलिंग एरर्स वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने सैम्पलिंग गलत किया है, ठीक है। मतलब आपने कहा कि 85% आ रहा है एवरेज अटेंडेंस और एक्चुअल जो एवरेज अटेंडेंस है वो 90% है या फिर 65% है। तो इसका ये मतलब है कि आपने सैम्पलिंग ठीक से नहीं किया है। तो ये दो कैटेगरीज हो गई एरर की। अगर जो एरर है वो इसलिए एरर है क्योंकि आपने सैम्पलिंग ठीक से नहीं किया है तो इसको हम सैम्पलिंग एरर कहेंगे। और कुछ एरर ऐसे हैं जो सैम्पलिंग के कारण नहीं है, आप सैम्पलिंग कैसा भी करते वो एरर वहाँ पे रहते ही रहते, तो उनको हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। नेक्स्ट इज नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग तो ये हमने ये कहा था कि जहाँ पे हम एक साइंटिफिकली मेथड से हम देखते हैं कि किस मेथड को यूज़ करना है या सैम्पल साइज़ क्या होगा, किसको सेलेक्ट करना है, कैसे सेलेक्ट करना है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग क्या होगा, जहाँ पे ऐसा कोई हमारे पास डेफिनिट मेथड नहीं होगा कि हमको सैम्पलिंग कैसे करना है, तो उस तरह के जो सैम्पलिंग को हम नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। अब नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। अगर हमें स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करना है, एक हमें सिस्टमैटिक तरीके से सैम्पलिंग करना है, तो हमें उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी कि सैम्पलिंग कैसे किया जाता है। लेकिन अगर हमें बिना ट्रेनिंग के सैम्पलिंग करना है तो ऑब्वियसली हम नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। अगर 1000 स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनमें स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करें तो हमें सीखना पड़ेगा कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कैसे करते हैं। अदरवाइज नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या है कि हम हजार लोगों में से किसी भी 50 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे और उनका सर्वे कर लेंगे, ठीक है। तो ये नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का फ़ायदा है कि इसमें आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, इजी टू कंडक्ट। अगेन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में फिक्स्ड कुछ प्रोसीजर्स होंगे, कुछ मेथड्स होंगे, आपको उसको फॉलो करना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में इजी होता है क्योंकि कोई फिक्स्ड कोई रूल नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट, इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ रैंडम सिलेक्शन। कई बार क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं होता। सपोज एक एग्जांपल इसका लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक एरिया है जिसका आपको सर्वे करना है और उस एरिया का एक पोर्शन है जहाँ पे आप जा ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वहाँ पे जाने के आपके पास साधन नहीं है या बीच में नदी, कोई भी रीज़न है, वहाँ आप जा ही नहीं पा रहे हैं। अब आपने स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग किया तो उसके हिसाब से ये कह रहा है कि नदी के उस पार 10 गांव हैं और उसमें से भी आपको एक गांव का सर्वे करना है, लेकिन आपके पास वहाँ तक पहुँचने का कोई साधन ही नहीं है। तो इस केस में भी आपको नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग का सहारा लेना पड़ता है। मतलब जहाँ पे आप फिक्स्ड रूल्स को छोड़ के, आपके जो फिक्स्ड प्रोसीजर्स हैं या वेल डिफाइंड रूल्स हैं उनको छोड़ के आप रैंडमली कोई सैम्पलिंग कर लेंगे। तो ये भी होता है जिसके लिए आपको नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करना होता है। नेक्स्ट इज सर्व्स द पर्पस समटाइम्स। कभी कभी क्या होता है कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, क्योंकि आप उसमें आपका कोई बायस नहीं होगा, जो रूल है जैसा आपने प्रोसीजर फॉलो किया केवल उसके बेसिस पे सैंपल आएगा। लेकिन कई बार क्या है कि आप जानबूझ के चाहते हैं कि कुछ सेलेक्टेड आइटम्स को ही सेलेक्ट करना चाहते हैं आप, ठीक है। आप जानबूझ के चाहते हैं कि मैं ये जो 1000 स्टूडेंट्स हैं इसमें से केवल इन्हीं 10 लोगों को सेलेक्ट करूं, या फिर सपोज ऑडिट के केस में अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 20 यूनिट हैं, 20 अलग अलग ऑफिसेज हैं, आप चाहते हैं केवल मैं इन्हीं 3 ऑफिस को सेलेक्ट करूं,
तो कई बार क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे हमको लगता है कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं या फिर जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है, हम चाहते हैं कि वहाँ का हम ऑडिट करें, तो इस केस में आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग नहीं करते, आप नॉन स्टैटिस्टिकल, आप केवल ये देखते हैं कि रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है या ज़्यादा अमाउंट कहाँ पे है या ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स कहाँ पे है, तो आप जानबूझ के उन्हीं यूनिट्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपको नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करना होता है। इसके बाद मेथड्स ऑफ नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, 3 मेथड्स हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग करने के। सबसे पहले ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन में क्या होता है कि आप पूरे डेटा में से एक ब्लॉक्स को सीधा सीधा सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं आपको साल भर के वाउचर्स का वेरिफिकेशन करना था या फिर उनको चेक करना था, तो पूरे साल भर का वाउचर तो आप चेक नहीं करेंगे, तो आपने क्या किया, आपने बीच में से 2 मंथ उठा लिए कि हम जुलाई का सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे और सपोज़ नवंबर का करेंगे। तो आपने क्या किया, 12 महीनों में से केवल 2 मंथ के वाउचर्स आपने उठा के सैम्पलिंग उसका आपने सर्वे कर लिया। तो आपने क्या किया कि आप हर मंथ में से जा के सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपने पूरा एक ब्लॉक उठा लिया, जुलाई के सारे वाउचर सेलेक्ट कर रहे हैं, नवंबर के सारे वाउचर सेलेक्ट कर रहे हैं, अप्रैल का कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जून का भी कुछ नहीं कर रहे हैं, मई का भी कुछ नहीं कर रहे। तो ये जो आपने बीच बीच में से एक एक ब्लॉक उठा लिए, इस तरह के सैम्पलिंग को हम ब्लॉक सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हैप्पैजार्ड सिलेक्शन, जिसमें कोई मेथड नहीं है, आप रैंडमली कहीं से भी कोई सैंपल उठा के उसका सर्वे कर लेंगे या फिर उसका वेरिफिकेशन कर लेंगे, इसको हैप्पैजार्ड सिलेक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट इज जजमेंटल सिलेक्शन, आप जहां जानबूझ के स्पेसिफिक जो आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपने देख लिया कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट है या कहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स हैं, केवल उन एलिमेंट्स को आप जाके सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम जजमेंटल सिलेक्शन कहते हैं। जहाँ पे आप अपने बायस के बेसिस पे आप खुद से डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, तो उसको हम जजमेंटल सिलेक्शन कहते हैं। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। इसके बाद अब हम आते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग पे। तो इसके 2 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला नोन प्रोबेबिलिटी, मतलब हमारे पॉपुलेशन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, उनकी एक फिक्स प्रोबेबिलिटी होगी, भले ही वो इक्वल ना हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस, परसेंटेजेस की कितना % चांस है कि ये सेलेक्ट होगा सैंपल में, ठीक है। तो हर पॉपुलेशन का एक प्रोबेबिलिटी नोन होगा, ठीक है, वो रैंडम नहीं होगा, नोन प्रोबेबिलिटी होगी जो इक्वल हो भी सकती है, इक्वल नहीं भी हो सकती है, लेकिन नोन होगी, मतलब आपको पता होगा कि इसकी एक कोई फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी होगी। दूसरा, इवेल्युएटेड इन अकॉर्डेंस विथ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अगर आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे जाएं तो एक अलग उसका ब्रांच है स्टडी का, जहाँ पे हम ये बहुत कुछ उसमें पढ़ते हैं कि अलग अलग इवेंट्स हैं, तो एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये है, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये है, तो दोनों इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर पहला इवेंट हो गया उसके बाद दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो बहुत बड़ा ब्रांच है प्रोबेबिलिटी का, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन ये मान लीजिए कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की या फिर ये कैलकुलेट करने की कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या हैं, परसेंटेज चांसेस क्या हैं, उसके लिए एक पूरी प्रोबेबिलिटी थियरी है। तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में किसी भी एलिमेंट के सैंपल में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ किया जाता है। मतलब प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ करके हम ये इवेल्युएट करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के, किसी भी यूनिट के सैंपल में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये 2 प्रिंसिपल्स हैं, सीधे याद रखिएगा कि पहला कि हर एलिमेंट के सेलेक्ट होने की एक नोन प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी आपको पता होगी कि इसकी एक फिक्स्ड प्रोबेबिलिटी है, वो इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा, ये जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होता है वो प्रोबेबिलिटी थियरी के आधार पे किया जाता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। सबसे पहला, फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, इसमें आपको कोई पर्सनल बायस नहीं है, एक फिक्स्ड टेक्निक होगा, उसी के आधार पे आपको सिलेक्शन करना है। दूसरा, मिनिमाइजिंग एरर्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक सिस्टमैटिक तरीका होगा सैंपल सेलेक्ट करने का, तो एरर्स यहाँ पे कम हो जाते हैं। तीसरा, ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन्स फ्रॉम द पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिस्टमेटिक तरीके हैं, साइंटिफिकली आप कोई मेथड यूज़ करेंगे सैंपल सेलेक्ट करने का, तो जो भी रिजल्ट आपके पास आएगा वो वैलिड कैलकुलेशंस देगा, वो आपको सही एक रिप्रेजेंटेशन देगा ओवरऑल पॉपुलेशन का। हेल्प्स इन एफिशिएंट सैम्पलिंग प्लान, अगर आपको अच्छा प्लान बनाना है
तो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग आपको अच्छा सैम्पलिंग प्लान बनाने में हेल्प करता है। मेजर्स द सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस ऑब्टेन, इसमें आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो एविडेंस आपने ऑब्टेन किया है, जो एविडेंस आपने कलेक्ट किया है वो सफिशिएंट हैं या नहीं है। नेक्स्ट इज हेल्प्स टू क्वांटिफाई सैम्पलिंग रिस्क, इसमें आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि साइंटिफिक तरीका है तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि सैम्पलिंग रिस्क कितना है, मतलब आपने जो कंक्लूज़न निकाला है उसमें रिस्क कितना % है, मतलब आपने जो भी रिजल्ट निकाला, जो भी कंक्लूज़न निकाला वो कितने % आप श्योर हैं या कितने % एरर हो सकता है, वो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो ये हैं इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। नीड्स सैम्पलिंग फ्रेम, आपको जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स हैं उनका लिस्ट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पूरे पॉपुलेशन में किसी भी यूनिट का लिस्ट आपके पास नहीं अवेलेबल है तो आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट टू अप्लाई, क्योंकि साइंटिफिक तरीका है, एक फिक्स्ड इसके टेक्निक्स यूज़ होंगे, इसका फिक्स्ड प्रोसीजर यूज़ होगा, तो इसको अप्लाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट हाई कॉस्ट टू इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, अगेन क्योंकि सिस्टमेटिक तरीका है, बहुत कुछ आपको फॉलो करना पड़ेगा तो इसके इम्प्लीमेंटेशन के तरीके थोड़े महंगे हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रेनिंग नीडेड, आपको इसके लिए एक फिक्स्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी ताकि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग आप अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट इज़ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग कितने तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले सिंपल रैंडम सिलेक्शन। सिंपल रैंडम सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, पूरे पॉपुलेशन में से हम रैंडमली जितने हमको सैंपल का साइज़ है उतने हम नंबर्स या उतने यूनिट्स या उतने एलिमेंट्स सेलेक्ट कर लेंगे। दो तरीके से होता है, एक होता है विद रिप्लेसमेंट, दूसरा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। बड़े सिंपल एग्जांपल से अगर समझें कि हमारे पास 100 विलेजेस हैं, 100 विलेजेस में से हमको 10 को सेलेक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 100 विलेजेस का लिस्ट बना लेंगे और उसके बाद अगर हम विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 100 विलेजेस का लिस्ट है, हमने उसमें रैंडमली एक को सेलेक्ट किया, 100 में से एक को, और उसका नाम हमने नोट कर लिया और इसको वापस रख दिया क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट है। अब अगेन हमारे पास 100 विलेजेस का नाम है, हम फिर से एक को सेलेक्ट करेंगे और उसका नाम फिर से नोट कर लेंगे। हो सकता है जिसका नाम हमने पहले नोट किया है अगेन उसी का नाम फिर से नोट हो जाए, ठीक है, तो इसमें रिप्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, सॉरी इसमें रिपीटेशन हो सकता है अगर रिप्लेसमेंट वाला है। तो हमने एक सेलेक्ट किया, उसका नाम उसको वापस रख के फिर एक सेलेक्ट किया, उसको वापस रख के फिर एक सेलेक्ट किया, तो ये है विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, हमने एक सेलेक्ट किया, जब हम दूसरा सेलेक्ट करने जाएंगे तो हम 100 में से सेलेक्ट नहीं करेंगे बल्कि 99 में से सेलेक्ट करेंगे, तो इसको हम विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप हर एक फिक्स नंबर के बाद के एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपके पास 100 विलेजेस हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको हर 10वां विलेज सेलेक्ट करना है तो आप पहले रैंडमली कोई एक विलेज सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज आपने 3 एक नंबर लिया तो 3rd नंबर का विलेज आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद आप 3 के बाद 13, 23, 33, 43 इस तरीके से आप सेलेक्ट करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इसके बाद 2 और सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जो लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन हैं नहीं। एक है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, जहाँ पे पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया जाता है, स्ट्रैटा बोलते हैं उसको, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद उनको सेलेक्ट करके सैम्पलिंग किया जाता है। दूसरा है क्लस्टर सैम्पलिंग, जहाँ पे पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड किया जाता है और उसके बाद सैम्पलिंग किया जाता है। अब क्योंकि दोनों लग एक जैसे रहे हैं कि हमने पूरे पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया और उसका सैम्पलिंग कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। एक तो इस तरीके से कि स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग हम ये मान सकते हैं कि वो मैनुअली होता है, ठीक है, हम स्ट्रैटा बनाते हैं, ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि ये एक स्ट्रैटा है, ये दूसरा स्ट्रैटा है, ये तीसरा है। क्लस्टर सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता, ज़्यादातर वो नेचुरल होता है या वो हो सकता है वो भौगोलिक आधार पे है कि एक जिला है तो हमने एक गांव को एक क्लस्टर मान लिया, दूसरे गांव को दूसरा क्लस्टर मान लिया। अब दूसरा जो डिफरेंस है स्ट्रैटा और क्लस्टर में वो ये है कि क्लस्टर में एक क्लस्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपस में समानता नहीं होगी, लेकिन 2 क्लस्टर्स लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ये समझते हैं कि मान लीजिए हम ये पता लगा रहे हैं कि किसी भी विलेज में, किसी भी गांव में एवरेज इनकम कितना है, तो 2 गांव अगर हम सेलेक्ट करें तो एक गांव है तो ये दूसरा गांव है, ठीक है, तो एक गांव में
अमीर इंसान होगा, दूसरे गांव में भी अमीर इंसान होगा। एक में एवरेज जो मिडिल क्लास है वो होगा, दूसरे गांव में भी मिडिल क्लास होगा। एक गांव में गरीब आदमी है, दूसरे में भी गरीब है। तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों गांव लगभग एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन हर गांव के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं है। ये क्लस्टर है। स्ट्रैटा में ऐसा नहीं होगा। स्ट्रैटा हम बनाएंगे अपने हिसाब से। तो वहाँ पे क्या है, हम जानबूझ के एक तरह के एलिमेंट्स को एक स्ट्रैटा में या एक ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रैटा, एक जो स्ट्रैटा है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन एक स्ट्रैटा दूसरे स्ट्रैटा से मिलता जुलता हुआ नहीं रहेगा। तो ये डिफरेंस है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग में। इसके बाद नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। हमने पहले भी कहा था कि अगर आप पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उस सैंपल के स्टडी के बेसिस पे अगर आप पूरे पॉपुलेशन के लिए कोई कंक्लूजन निकालते हैं, उसको हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस कहते हैं। सबसे पहले इसमें है पॉइंट एस्टिमेट। अगर आप एक फिक्स्ड पॉइंट का एस्टिमेट बताते हैं कि इस पूरे पॉपुलेशन का एवरेज इनकम इतना है, ठीक है, तो आपने एक फिक्स्ड वैल्यू बता दी, तो इसको हम पॉइंट इन्फेरेंस कहते हैं। अगर आपने इंटरवल एस्टिमेट बताया, ठीक है, कि आपने ये बताया कि आपने सैंपल सेलेक्ट किया, एवरेज इनकम कैलकुलेट किया और आप ये बता रहे हैं कि इस पूरे पॉपुलेशन का एवरेज इनकम 20,000 से लेके 30,000 के बीच में है, आपने इंटरवल बताया कहीं पे, तो इसको हम इंटरवल एस्टिमेट कहते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप पूरा इसके पीछे बहुत कैलकुलेशन है, डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब कुछ यूँ समझिए कि जितने कॉन्फिडेंस के साथ ये आप कह रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया था वो कैसा था, ठीक है, आपने जो कैलकुलेशन किया उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, तो उसके बेसिस पे आप ये बताएंगे कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब, मान लीजिए कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, तो इसका मतलब जो सैंपल के बेसिस पे आप पूरे पॉपुलेशन के लिए जो भी इन्फेरेंस दे रहे हैं, जो भी कंक्लूजन दे रहे हैं, उसमें आप 95% श्योर हैं, मतलब 95% चांसेस हैं कि जो भी इन्फेरेंस आप दे रहे हैं वो सही है। नेक्स्ट इज मार्जिन ऑफ एरर। जब भी आप इन्फेरेंस देंगे, जब भी आप कोई कंक्लूजन देंगे, तो वो 100% सही तो नहीं होगा, उसमें एरर का कोई मार्जिन होगा। सपोज 5% मार्जिन है, आपने ये कह दिया कि किसी भी स्टूडेंट्स हैं, सपोज आपने ये कहा कि उनका अटेंडेंस 85% है, एवरेज अटेंडेंस 85% है, और आपने साथ में ये भी कह दिया कि मार्जिन ऑफ एरर 5% है। तो 85% से 5% नीचे मतलब 80% और 5% ऊपर 90%। इसका ये मतलब हुआ कि जो वहाँ एवरेज अटेंडेंस है वो 80% से लेके 90% के बीच में होगा। अब कई बार लोगों को लगता है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है और मार्जिन ऑफ एरर है उनमें डायरेक्ट रिलेशन होगा। मतलब ये लगता है कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो मार्जिन ऑफ एरर 5% होगा, क्योंकि हम 95% कॉन्फिडेंस हैं, बाकी जो 5% बचा वो मार्जिन ऑफ एरर है। ऐसा नहीं होता, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये हो सकता है कि कॉन्फिडेंस लेवल है सपोज 90% और मार्जिन ऑफ एरर है 3%। जैसे हमने ये कहा कि एवरेज अटेंडेंस जो है वो 85% है और हम ये कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल है 90%, मार्जिन ऑफ एरर 3%। इसका ये मतलब हुआ कि हम 90% श्योर हैं कि वहाँ का एवरेज अटेंडेंस 82% से लेके 88% तक हो सकता है, ठीक है। 82 से 88 इसलिए क्योंकि 85 आया था, उसमें हमने एक बार -3 किया, एक बार +3 किया, तो ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल और मार्जिन ऑफ एरर। तो दिस आर सम टॉपिक्स और सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सैम्पलिंग टेक्निक्स। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।